जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों आपके लिए की बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हुए हैं। ये वीडियो क्लास 10 के साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्नों का है, जो कि सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आज हम उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास में कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों। यानी कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, आखिर क्यों। तो समझिएगा, इसका आंसर को हम लोग समझेंगे कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनके स्वाद या गंध में को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन होने से बचाता है। अतः तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी नहीं होने देते हैं। अतः जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं बच्चों कि अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल के तत्वों के कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। तो अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान इक्वल करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब समझिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही से नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ इक्वल होता है। दोनों तरफ कहने का अर्थ है बच्चों कि अभिकारक और प्रतिफल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये प्रतिफल है। ठीक है, अब समझिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो कहोगे सर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना है 1। मतलब कह सकते हैं कि यह समीकरण जो है वो संतुलित है। ठीक है, आपके पास में कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण सहित वर्णन करें। संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। अब समझिए बच्चों, यानी सीधी भाषा में समझिए, किसी भी पदार्थ का नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। समझे, यानी किसी पदार्थ मतलब धातु। ठीक है, आप लोग लोहे में जंग लगते हुए देखे होंगे, तो जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है कि इस वस्तु का भार बढ़ जाता है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आती है। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस वस्तु का भार बढ़ जाता है। आप सभी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु में तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसके द्रव्यमान में तो भार में क्या परिवर्तन होता है। बच्चों याद रखिएगा कि उसके जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है विकृत गंधिता। समझिए विकृत गंधिता क्या है। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, फॉर जैसे एग्जांपल हम समझिए, खुला रहने पर समोसे का स्वाद क्या होता है, बदल जाती है। ठीक है, यानी उनके स्वाद में एक अलग प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। इस तो आपके पास में कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल जो होता है ये होता है। समझिए अब इसको, आश्रित जल शुद्ध होते हैं। शुद्ध होता है मतलब इनका पीएच मान 7 होता है, ना ही अम्ल होते हैं ना ही ये क्षार होते हैं, जिनमें आयन नहीं बनता है, जिस कारण, ठीक है, जिन कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन वर्षा जल में जब ये वर्षा जल पृथ्वी पर गिरता है बच्चों, तो वायुमंडल में गिरते समय क्या होता है, कई अम्ल इसमें मिल जाते हैं, जिस कारण से क्या करता है कि ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करना प्रारंभ कर देता है, जिस कारण से ये क्या
समझेंगे इसको हम लोग। कह रहे हैं वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इससे अम्लीय बना देता है। और अम्ल जल से मिलकर क्या करता है बच्चों, तो आप लोग को पता है कि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिस कारण से ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। समझ में आया। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन प्रदान कैसे करता है, तो जब ये पृथ्वी पर गिरती है तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इसमें मिल जाते हैं और इससे मिल करने के पश्चात क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिनके फलस्वरूप ये विद्युत का चालन करता है। अगला बच्चों आपके पास में कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इनके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। समझिए, अगर ताज़ा दूध है तो इसका पीएच मान कितना है बच्चों, बता रहा है कि 6 है। जब ये दही बन जाता है, वैसे दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है। ये जब दही बन जाएगा बच्चों तो निश्चित है इसके पीएच मान में क्या होगा, तो पीएच मान में परिवर्तन होगा, अर्थात ये घट जाएगा, ठीक है। अब दूध से दही में परिवर्तित कौन करता है, तो बच्चों याद रखिएगा कि ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। कौन सा करता है, तो बच्चों याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। अब इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब ये अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान याद रखिएगा बच्चों 7 से कम होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोजन प्रदान करता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि जो क्षार होता है, क्षार का पीएच मान बच्चों याद रखिएगा 7 से अधिक होता है, ठीक है। इनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, जबकि ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों कि धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोगों को लिखें। यानी धोवन सोडा की बात हो रही है और बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों कहोगे सर NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इनके 2 प्रमुख उपयोग क्या क्या है, तो कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, घरों के साफ सफाई में होता है। एक है बेकिंग सोडा, ठीक है, सॉरी सर, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे मिस्टेक हुआ हमको देखने में, धोवन सोडा था, ठीक है। तो यहाँ पे धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा का 2 उपयोग क्या हो जाएगा, तो कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, घरों के साफ सफाई में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इनका कहाँ उपयोग होता है बच्चों, तो सोडा अम्ल अग्नि साबुन में किया जाता है और खाने की चीज़ों को मुलायम करने के, जैसे खास करके पकौड़े वगैरह जो होता है उनको मुलायम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आघातवर्धनता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो बच्चों आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे आघातवर्धनता, तन्यता, ठीक है। तो धातुओं को हथौड़े से जब पीटा जाता है तो ये पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब किसी धातु को हथौड़े से लेकर के पीटा जाता है तो यह पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह गुण क्या कहलाती है, तो कहोगे सर यह गुण आघातवर्धनता कहलाती है, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है, तो कहोगे सर चांदी कहलाता है, ठीक है। एक होता है तन्यता, याद रखिएगा तन्यता। तो जब किसी धातु को लंबी, ठीक है, तार के रूप में खींची जाती है तो इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। सबसे लंबी तार किसको खींचा जा सकता है, तो कहोगे सर सोना। यानी सबसे तन्य धातु की अगर बात किया जाए तो सोना होगा। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, आप सभी याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न को जितना बार पूछा है बच्चों कि क्या बोलते हैं, काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। तो जितना हो सके इसको अधिक से अधिक आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार की होती है तो उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तथा जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए। कई बार इसको रिपीट किया। अब समझिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, तो कहोगे सर धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, तो बच्चों अम्लीय होता है। अब धातु और अधातु यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की जिसकी प्रकृति होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में, थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 उपयोग को लिखें। तो आयरन 3 ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तो भारी मात्रा में उष्मा की प्राप्ति होती है। यानी जब आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं आयरन 3, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तो यह अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है। मतलब ये अभिक्रिया कहने का अर्थ है बच्चों काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। इनके फलस्वरूप क्या होता है, काफ़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, होती है।
जिस कारण इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा टूटे हुए रेल ट्रैक को जोड़ा जाता है, टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है भर्जन क्या है। ध्यान दीजिए, सल्फाइड यस्क को जब वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन है बच्चों। अब समझिए, जब सल्फाइड यस्क को किसका इसको तो कहोगे सर सल्फाइड यस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो कहोगे सर भर्जन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? यानी जो तांबे के बर्तन होता है वो नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। तो बच्चों समझिए, तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जिसके कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देती है, जिससे बर्तन साफ होकर के चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थों को बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? वाई? बच्चों सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग जो है खास करके आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? समझिएगा। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, जिस कारण से ये जल्दी से संचरित नहीं होती है। यानी संचरित नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? इनकी चमक जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब समझिए बच्चों, जो शुद्ध सोना होता है वो कितने का होता है? कहोगे सर 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट कहने का बच्चों ये जो होता है शुद्ध 22 कैरेट का ही होता है, और 2 कैरेट जो होता है इसमें अन्य धातुओं को मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कठोरता लाने के लिए। अगर शुद्ध सोने या चांदी का आभूषण बना दिया जाए तो ये काफ़ी लचीले होंगे, जिस कारण से ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, यानी कि बनेगा ही नहीं। ठीक है। के पास में कि अपरूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपता को लिखें। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। सीधी भाषा में समझिए, जब कोई धातु या तो कोई भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में विद्यमान होता है तो प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो कार्बन के कितने अपरूप है बच्चों? तो मूल रूप से आप लोग हीरा और ग्रेफाइट 2 अपरूपों को जानते हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये किसके अपरूप है? कहोगे सर कार्बन का अपरूप है। ठीक है। जो कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। अब समझिए, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनकी सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है और जिनकी किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होगा बच्चों? CH2 का अंतर होता है, तो उसे हम लोग सहजातीय श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे, ठीक है, जैसे मीथेन और इथेन, ठीक है, इनमें अगर इसको अंतर देखिएगा तो कितने का होगा? CH2 का। आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2, कार्बन 1, अगर कार्बन 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचा? कार्बन 1। कार्बन कितना है बच्चों? 6 में से हाइड्रोजन 6 में से अगर हाइड्रोजन 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहोगे सर 2 हाइड्रोजन बचेगा, यानी कि CH2 का अंतर होगा। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है तथा इनकी किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच अगर CH2 का अंतर होता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह सजातीय श्रेणी में है। अगला प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट किया गया है इस प्रश्न को, कि हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH4, तो CH4 में कार्बन भी मिला है और कौन है? हाइड्रोजन भी है। ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग को क्या पूछा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देख लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल संयोजन बंधन द्वारा होते हैं। यानी सीधी भाषा में आप लोग बोलिएगा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरी, यह एल्केन वर्ग का यौगिक होता है। किस वर्ग का यौगिक है बच्चों? एल्केन वर्ग का यौगिक होता है। एल्केन वर्ग का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप सब याद रखिएगा CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। तीसरा कह रहा है इसमें कार्बन की मात्रा
कम और अधिक हाइड्रोजन की मात्रा होती है, यानी कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। फॉर जैसे एग्जांपल CH4 मीथेन लेते हैं तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या अधिक। अगला यह कम अभिक्रियाशील होता है, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होंगे एक कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है। अगला हवा में जलाने से नीली बिना कालिख वाली लौ निकलती है, यानी हवा में जलाने से नीली और बिना कालिख वाली से क्या निकलती है, लौ निकलती है। आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सहसंयोजक बंधों वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, यानी कई संयोजन, यानी इसमें समझिए बच्चों जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आप समझिए ये जो होता है बच्चों एल्किन और एल्काइन वर्ग के यौगिक होते हैं। किस वर्ग के यौगिक होते हैं? एल्किन और एल्काइन वर्ग के यौगिक होते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n, ठीक है, और CnH2n-2 होता है। अगला समझिए, ये जो है बच्चों अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हवा में जलने से पीली और काली ज्वाला से निकलती है, आमतौर पर पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का इसको कॉलम बना के कर लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी तरफ लिखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कि समायोता किसे कहते हैं? पेंटेन के समायों का नाम लिखें। अब समायोता किसे कहते हैं समझिए, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो उसे समव्यय कहते हैं, और यह घटना क्या कहलाता है? तो समायोता कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझे, ठीक है, नॉर्मल पेंटेनॉल, आइसोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन के अगर दो समायोता का अगर नाम आपसे पूछ ले तो निश्चित बोलोगे सर नॉर्मल पेंटेनॉल, आइसोपेंटेन। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिए। दोहरा परिसंचरण, ठीक है, यानी द्विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद से इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीले में चला जाता है। जब दायां नीले सिकुड़ता है तो यह द्विऑक्सीजन फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुसफुस में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं अलिंद में आ जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में आता है। जब बायां नीले सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से पहुंचता है। देखिए बच्चों, इसको मत आप लोग याद रखिए। ठीक है, आप लोग अपनी भाषा में सुनिए। जो रक्त होता है बच्चों, ये हमारे हृदय से होकर के 2 बार गुजरता है। कितने बार गुजरता है सर? तो कहोगे 2 बार होकर के गुजरता है, जिस कारण से इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, एक बार शुद्ध अवस्था में और दूसरी बार अशुद्ध अवस्था में। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त होता है वो एक बार हृदय में पहुंचता है, जहां इसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के पश्चात इसको फिर रक्त को विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, जिस कारण से इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास में कि पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? आप समझिए, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उनके विशेष भाग होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। पादपों में पूर्व प्रकाश के आने की दिशा की ओर बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि पादपों में जो रासायनिक समन्वय होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो पादप हार्मोन के कारण होते हैं। ठीक है, जो उनके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पास में काफ़ी इजी प्रश्न है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? अवतल लेंस की बात हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। तो पूछ लिया है कि 2 मीटर वाले फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या है, यानी कि P पूछ लिया। P बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f की कितना है बच्चों? कहोगे सर 2 मीटर है। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो माइनस में होता है। तो 1/-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.5 डायप्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.5 डायप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है।
काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। आप समझे निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं बच्चों? तो निकट दृष्टि दोष के देखिए क्या कारण है। अभिनेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है। नेत्रगोलक का लंबा हो जाना, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नेत्रगोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, तो आप लोग बेहिचक कहोगे कौन सा, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे करोगे? तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस की सहायता से उपचार करोगे। ठीक है, आप लोग को पूछते हैं कि सचित्र वर्णन का, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला जो फिगर आप लोग देख पा रहे हैं वो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष इसमें हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे, जिसके पश्चात क्या होगा, इसको संशोधित करेंगे और ये जो व्यक्ति होगा वो वस्तुओं को देख लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्या है, यह किस प्रकार बनता है? तो वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण प्रक्रिया के परिणाम होता है, यानी इंद्रधनुष जो है बच्चों प्रकाश परिक्षेपण के प्रक्रिया के कारण होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म मुद्दों तथा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। यानी सीधी भाषा में समझिए कि इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है किन कारणों से होता है बच्चों? तो सीधी सी कहोगे सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ये अपने भाषा में याद रखिए, समझे। इंद्रधनुष क्या है? तो वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है? आप समझिए, जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, यानी कि जल्दी से ये पिघलता नहीं है, क्योंकि इनका गलनांक जो होता है बच्चों उच्च होता है। दो ही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इनका गलनांक कुछ होता है, जिन कारण से तापमान बढ़ने के साथ ये उपचयित, मतलब क्या है कि ये गलता नहीं है। सीधी भाषा से आप लोग याद रखोगे, कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, कह रहे किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला देखिए, ठीक है, तो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की लंबाई पर। ठीक है, तो किसी चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही उनका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, यानी जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है उनकी तार के समानुपाती होता है, यानी कि तार का लंबाई बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार की मोटाई, ठीक है, जितनी अधिक तार की मोटाई होगी उनकी तार का प्रतिरोध क्या होगा, उनका कम होगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उनकी मोटाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, अब समझिए अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार की प्रतिरोध होता है। अच्छी किस्म के जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है और निम्न श्रेणी के जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, अगला है तापमान। क्या बच्चों? तापमान। तो शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा कम करने पर उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। समझिए, कहने का अर्थ है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी अगर किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी चालक का तापमान कम कर दिया जाए तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रश्न बच्चों कह रहे हैं विद्युत जनित्र की सिद्धांत पर क्या है? विद्युत जनित्र क्या है और विद्युत मोटर, ठीक है, ये दोनों आप लोग रट लीजिए। विद्युत जनित्र क्या बच्चों? तो एक ऐसा युक्त यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है? कहोगे विद्युत जनित करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो ये विद्युत मोटर करते हैं। ठीक है, अब विद्युत जनित्र जो होता है बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई जो होता है बच्चों सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी। कितनी दिशाएं उत्पन्न होगी? दो दिशाएं उत्पन्न होगी और दिक्सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है।
अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव की क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए। सबसे पहला, एक सॉकेट से अधिक विद्युत उपकरण का संयोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो उपकरण होगा उनको श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अति भारण हो सकता है। दूसरा, उच्च शक्ति वाले संयंत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक, आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर आदि का एक साथ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक साथ विद्युत मोटर हो गया, तो आयरन हो गया, हीटर हो गया, एक साथ हमें नहीं चलाने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण सहित वर्णन करें। समझिए नवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय का मतलब जिससे नवीकरण होता रहे, यानी कि जिससे कोई नया पदार्थ बनता रहे। समझे। अब वैसी पदार्थ जिससे नया पदार्थ बनता रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि ऐसे संसाधन जिनकी भंडार पर्याप्त हो, यानी जिनकी पुनः पूर्ति होते रहे, जिनका उपयोग हम एक बार कर लें तो पुनः ये सब क्या होगा, निर्माण होते रहे और ये समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो जल का बच्चों हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या समाप्त हो रहा है क्या नहीं। फिर जैसे बात करेंगे हम लोग वायु। ठीक है, वायु का हम लोग उपयोग कर रहे हैं लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी पुनः पूर्ति होती रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, यानी कि इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है और इनका भंडार क्या है, असीमित है, यानी कि लगातार उपयोग हम लोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी मात्रा समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जैसे समझिए कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जल, वायु। ठीक है। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, जिसकी पुनः निर्माण संभव नहीं है, जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जितने भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये कुल प्रीवियस प्रश्न है बच्चों। ठीक है, प्रश्न जो कि पहले के एग्जामों में पूछा हुआ है और यहाँ से कई प्रश्न जो है डार्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज जितने भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है आजकल, वे सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को जरूर देख लीजिए और इस प्रकार के और भी प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।